डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आज के वीडियो के पहले का जो वीडियो था, जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है, उसका फर्स्ट पार्ट अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर का जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया था, उस वीडियो को आपने अवश्य देख लिया होगा। और आप शायद प्रतीक्षा में होंगे कि सब्जेक्टिव पार्ट वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कब आने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपकी प्रतीक्षा को पूर्ण करने वाला हूं और यहाँ सब्जेक्टिव पार्ट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको मैं बिल्कुल सॉल्व करके लाया हूँ, आंसर के साथ लाया हूँ। तो यह आपके लिए बहुत काम का चीज़ साबित होने वाला है। अगर आप इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यू विल गेट अ गुड बेनिफिट। तो लेट अस स्टार्ट इट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपके पास जो है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची का मॉडल क्वेश्चन पेपर है और जनरल इंस्ट्रक्शंस हमारे पास दिए हुए हैं। और जनरल इंस्ट्रक्शंस को मैं फिर एक बार आपको कहूँगा कि आप अवश्य पढ़कर समझने का प्रयास कर लेंगे, उसके बाद ही आप आंसर करना शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस का। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर करना है ना। इसमें शायद अधिक प्रश्न दिए हुए हैं और आपको केवल 5 ही प्रश्नों का उत्तर करना है, अधिक का नहीं करना है। तो चलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को हम लोग समझते हैं। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड वन, टोइड हुप्ड मैमल। कह रहा है कि जो घोड़ा है, जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, वह डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल का मतलब क्या है कि डोमेस्टिकेटेड यानी पालतू जो बनाया गया है। वन टोइड यानी एक उंगली वाला, पैर की उंगली को हम टोई बोलते हैं। वन टोइड मतलब एक पैर की उंगली वाला। हुफ्ड, हुफ्ड मतलब जो जानवरों का पैर होता है उसे हम हुफ बोलते हैं, खुर बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में। और मैमल मीन्स होता है वैसे एनिमल्स जो बच्चे देते हों, यानी स्तनधारी हो, यानी जो बच्चे देते हों और अपने बच्चे को पालने के लिए दूध पिलाते हों। द नेचुरल लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर्स। कह रहा है कि जो एक स्वाभाविक उम्र है एक पालतू घोड़े की, वह लगभग 25 से 30 वर्ष की है। 10 ईयर्स डाउन फ्रॉम वॉट इट वॉज इन द वाइल्ड। और यह लगभग 10 वर्ष कम है एक उस घोड़े की तुलना में जो स्वाभाविक तौर पर जंगली घोड़ा होता है। वन कैन टेल अ हॉर्स एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। कोई घोड़े की उम्र उसकी दांतों की संख्या से बता सकता है। अर्थात ये हुआ कि घोड़े की दांत अगर आप गिन लें तो उम्र का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि घोड़ा कितने उम्र का है। दे गेट ऑल देयर टीथ बाई द एज ऑफ 5। एक जो घोड़ा होता है वो उसके सभी दांत लगभग 5 वर्ष की आयु तक आ जाते हैं। आफ्टर विच दोज टीथ जस्ट गेट लॉन्गर। उसके बाद जो दांत जो निकले होते हैं 5 वर्ष की आयु में, वो आगे की उम्र में केवल बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। हॉर्सेस कांट ब्रीथ थ्रू देयर माउथ। घोड़ों के बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो घोड़े होते हैं वो अपने मुंह से सांस नहीं लेते। हम लोग जैसे मुंह से सांस लेते हैं और नाक से भी लेते हैं, लेकिन घोड़े अपने मुंह से सांस नहीं ले सकते। दे हैव 10 डिफरेंट मसल्स इन देयर ईयर्स। और उनके कान में लगभग 10 अलग अलग तरह के मसल्स होते हैं। हॉर्सेस हैव अ नियरली 360 डिग्री ऑल राउंड विजन। और जो घोड़ा होता है वो लगभग अपनी चारों तरफ, 360 डिग्री का मतलब क्या है, एक सर्कल का जो ओवरऑल डिग्री होता है वो 360 का होता है। ठीक है, मतलब वो अपने चारों तरफ घोड़ा देख सकता है। द ओनली प्लेस दे कैन नॉट सी इज डायरेक्टली बिहाइंड और राइट इन फ्रंट ऑफ देम। केवल 2 जगह ऐसा है जहाँ घोड़ा नहीं देख सकता है। एक वो अपने बिल्कुल ठीक सीधा नहीं देख सकता और वो अपने ठीक बिल्कुल पीछे नहीं देख सकता। बाकी वह दाएं बाएं अच्छी तरह देख सकता है। जैसे हम लोग भी दाएं बाएं देख पाते हैं, लेकिन हम लोग पीछे पूरी तरह नहीं देख सकते। घोड़ा केवल अपनी आँख के सीधे पीछे नहीं देख पाता, बाकी सब जगह वह देख सकता है। देयरफॉर इट इज़ अनसेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स। इसलिए घोड़े के ठीक पीछे खड़ा होना असुरक्षित होता है, क्योंकि घोड़ा वहाँ आपको नहीं देख सकता है और अनजाने में भी आपको चोटिल कर सकता है। ईच ऑफ द हॉर्सेस 2 आइज वर्क इंडिपेंडेंटली। और घोड़े का
जो दोनों आँखें हैं वो एक साथ काम नहीं करती, इंडिपेंडेंटली करती, यानी दोनों आँखें एक ही समय में स्वतंत्र रूप से अलग अलग दिशाओं में देखने का काम कर लेती हैं। ए हॉर्स कैन स्लीप स्टैंडिंग अप एज ही इज़ एबल टू लॉक हिज लेग मसल्स विच प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम फॉलिंग। और घोड़ा खड़े खड़े भी सो सकता है, पूरी नींद में आ सकता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ही इज़ एबल टू लॉक हिज लेग मसल्स, और अपने पैरों की जो मसल्स हैं उसे वह लॉक कर देता है, यानी उन्हें एक तरह से फिक्स कर देता है, जो उसे गिरने से रोक देते हैं। एज हॉर्सेस बिकम मोर डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन्स हैव डेवलप्ड मोर यूजेस फॉर देम। जैसे जैसे घोड़े अधिक पालतू होते गए, मानव ने उनके उपयोग को बढ़ा लिया है, उनके उपयोग का विकास कर लिया है। सच एज सर्विंग एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट etc, जैसे कि उनको परिवहन के साधन के रूप में उनका उपयोग लेने में वह करता है, और मनोरंजन के साधन में भी, जैसे घोड़े सर्कस इत्यादि के खेलों में मनोरंजन करने का काम करते हैं। टुडे हॉर्सेस कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आज मानव की सेवा में घोड़े लगभग संसार के सभी भागों में देखे जा सकते हैं या पाए जा सकते हैं। तो ये था पैसेज का मतलब। अब हम लोगों को क्वेश्चन पर आना है और क्वेश्चन करना है। कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। एक पालतू घोड़े का उम्र लगभग कितनी होती है? तो आंसर है, द लाइफ स्पैन ऑफ अ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स इज अबाउट 25 to 30 ईयर्स। जैसा हमने अभी तुरंत पढ़ा है इसको। हाउ कैन वन काउंट अ हॉर्सेज। एक घोड़े की उम्र की गणना कैसे कोई कर सकता है? तो वन कैन काउंट अ हॉर्सेज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। उसके दांत की संख्या कितनी है, इससे उसकी उम्र की गणना की जा सकती है। वाई इज़ इट नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स। घोड़े के ठीक सीधे मतलब ठीक पीछे खड़ा होना क्यों सुरक्षित नहीं है? वाई इज़ इट नॉट सेफ। सेफ मीन्स क्या होता है? सुरक्षित। दिस इज नॉट सेफ टू स्टैंड बिहाइंड अ हॉर्स बिकॉज ए हॉर्स कैन नॉट सी डायरेक्टली बिहाइंड। क्योंकि घोड़ा बिल्कुल सीधे नहीं देख पाता है और ऐसे में वह चोट पहुंचा सकता है, इसलिए घोड़े के बिल्कुल पीछे खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमन्स। घोड़े मानव की कैसी सहायता करते हैं, कैसे मदद करते हैं? तो हॉर्सेस कैन हेल्प ह्यूमन्स एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के साधन के तौर पर, एंड सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन के तौर पर। इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है? मनोरंजन। और ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। परिवहन क्या है? एक जगह से दूसरे जगह कुछ वस्तु ढोना हो या खुद को जाना हो, तो उसके लिए जो आप साधन का उपयोग करते हैं वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, परिवहन के साधन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। इनडायरेक्टली मतलब होता है अप्रत्यक्ष तौर पे भी होता है, और जो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। इनडायरेक्टली सीधे सीधे तौर पर नहीं, है ना, टेढ़े मेढ़े तौर पर या छिप छिपा कर। इसका अपोजिट एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड क्या होगा इनडायरेक्टली का? डायरेक्टली होगा। तो आपको केवल 5 क्वेश्चंस करना था, लेकिन 6 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था, तो मैं 6 क्वेश्चन का भी आपको आंसर कर दिया हूँ। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। इंटरटेनमेंट, पहला जो वर्ड है इंटरटेनमेंट, इससे यह एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, एक सेंटेंस बनाना है, वाक्य बनाना है। तो हम इसका बना दिए हैं। टीवी इज़ अ पॉपुलर सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। टीवी क्या है? हमारे मनोरंजन का एक प्रसिद्ध माध्यम है। प्रिवेंट्स मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना। तो इसका मैंने बनाया है, लैक ऑफ एजुकेशन प्रिवेंट्स आवर डेवलपमेंट। लैक ऑफ मतलब कमी, एजुकेशन मीन्स आप जानते हैं शिक्षा की कमी हमारे विकास को रोक देता है। उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस। 7 क्वेश्चंस थे इसमें, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। द हॉर्स इज अ डोमेस्टिकेटेड, खाली जगह था तो वहाँ भरे हैं हम वन टोइड होप्ड मैमल। अगर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे। बाकी क्वेश्चन कोई छोड़ दें। अगर आपके पास ऑप्शंस है कि 7 क्वेश्चंस दिया गया है और केवल 5 करना है, तो उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए करना आसान होता है क्योंकि साफ साफ आप पैसेज को पढ़ करके वहाँ से सेंटेंस को पिकअप करके, यानी वहाँ से ले करके यहाँ आप फिल कर सकते हैं, यहाँ भर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन करना ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि इसमें पूरे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। बाकी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको लिखते समय, सेंटेंस फॉर्मेशन में, वाक्य निर्माण करते समय
कहीं त्रुटि रह जाए और मार्क्स आपके कट जाए। तो नंबर बी में क्वेश्चन क्या था, वन कैन टेल हॉर्सेज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। इसको भी फिल इन द ब्लैंक्स करना था, पैसेज से हमने कर दिया है। अब आगे के क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि अटेम्प्ट एनी टू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। शब्दों का जो हमें सीमा दिया रहता है 80 to 100 वर्ड्स, उसे ध्यान देना है ना। हम उससे ज़्यादा अगर शब्द में उत्तर देने लग रहे हैं तो भी उसका मतलब ये है कि हम अनावश्यक बातों को, अननेसेसरी थिंग्स को अपने आंसर में ऐड कर रहे हैं। और अगर उससे कम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कुछ ज़रूरी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम आंसर लिखने के बाद गिनते रहें शब्द को, या गिन गिन कर लिखते रहें कि 80 वर्ड से 100 वर्ड्स के बीच में हुआ कि नहीं हुआ। एक आपको लगभग अंदाज़ा रख लेना है कि सही उत्तर कितने शब्दों में हो जाएगा, उसको लिखना है। तो चलिए, अब हमारा राइटिंग सेक्शन है और यहाँ है राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। छोटे भाई को लिखना है पत्र जिसमें आपको समय की महत्व बतलाना है। तो लेटर लिखते समय आपको फॉर्मेट का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि फॉर्मेट अगर आपने सही से लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मार्क्स कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम लेटर लिख रहे होते हैं आपको ज़्यादातर इनफॉर्मल लेटर ही लिखना होता है, ठीक है। अगर यंगर ब्रदर के पास या एल्डर ब्रदर के पास या मदर, फादर या सिस्टर, फ्रेंड्स, अंकल इत्यादि पर लिखने के लिए लेटर आया हुआ हो तो आप उसे ही लिखें, क्योंकि वह लिखना आसान होगा आपके लिए। तो सबसे पहले पत्र में हम क्या लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं। यदि आप पत्र खुद लिख रहे हैं तो खुद जहाँ रहते हैं वहाँ का पता आप लिखेंगे। हमने यहाँ लिखा है अव्वल मोहल्ला, पहले आप मोहल्ला या कॉलोनी जो भी है, या अगर हाउस नंबर है, अगर आप मान लीजिए किसी बड़े शहर के किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, है ना, तो आप अपार्टमेंट का पहले आप जो हाउस नंबर है उसे आप दे सकते हैं, या अपार्टमेंट का नेम है उसे दे सकते हैं। उसके बाद स्ट्रीट नंबर है, चूँकि ढेर सारे अगर स्ट्रीट है, जैसे बड़े शहरों में क्या होता है गली होती है, एक ही मोहल्ले में कितनी गलियाँ होती हैं, ठीक है, कितने स्ट्रीट्स होते हैं, तो स्ट्रीट्स नंबर दे दें। उसके बाद आप उस शहर का नाम दे सकते हैं, उस स्टेट का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग डेट लिखते हैं, डेट लिखना ज़रूरी होता है, ध्यान देंगे, है ना। एड्रेस लिखने के बाद और डेट लिखने के पहले थोड़ा सा हम स्पेस छोड़ देते हैं, यानी जगह ज़्यादा छोड़ते हैं। उसके बाद हम अपने एड्रेस करते हैं, यानी जिसे लिख रहे हैं लेटर उसे, जैसे अगर छोटा भाई है तो डियर ब्रदर भी लिख सकते थे या उसका नाम भी लिख सकते थे। हमने यहाँ नाम लिखा है डियर सुमित, मान लिया है कि छोटे भाई का नाम सुमित है, ठीक है। एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि कभी कभी क्वेश्चन में ही आपका नेम दिया रहता है और एड्रेस भी दिया रहता है कि आप संजय हैं या आप जो है सो विजय है, विनय है, कुछ भी नाम दिया रहता है। और आपके भाई का भी नाम कि योर यंगर ब्रदर सुमित स्टडीज इन रांची, यू राइट अ लेटर हिम एडवाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम या टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, इस तरह का दिया रहता है। तो जो क्वेश्चन में आपका नाम है आप उसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बल्कि यूँ कहें कि वही ज़्यादा सटीक होगा, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर नहीं दिया रहे, सिर्फ आपको जैसा क्वेश्चन यहाँ है वैसा ही क्वेश्चन दिया रहे, तो आप कोई भी नाम अपने मन से लिख सकते हैं। चलिए, तो डियर सुमित के बाद यहाँ क्या लिखे हैं हम, आई होप यू वुड बी फाइन देयर, मुझे आशा है कि तुम वहाँ अच्छे होगे, एंड वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम यूजिंग योर टाइम नाइसली, और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे तुम अच्छी तरह से अपने समय का उपयोग करते हुए। प्रिपेयर मीन्स क्या होता है, प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना, दिस वर्ड इज प्रिपेयरिंग, ठीक है। प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना। यूजिंग योर टाइम नाइसली, नाइसली मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है, नाइसली मतलब होता है अच्छे तरीके से, ठीक ना। उसके बाद डियर ब्रदर एज यू नो टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। प्रीशियस मतलब क्या होता है, प्रीशियस मीन्स होता है कीमती, प्रीशियस मीन्स होता है कीमती। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस डियर ब्रदर एज यू नो, जैसा तुम जानते हो कि समय बहुत कीमती है, फॉर एवरीवन, सबके लिए, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट, और तुम्हें इसका महत्व अवश्य समझना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स समझना। मेक अ टाइम टेबल फॉर बेटर यूज़ ऑफ योर टाइम, एक रूटीन बना लो, टाइम टेबल बना लो, समय तालिका बना लो समय के बेहतर उपयोग के लिए। डू एवरी वर्क विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, और प्रत्येक कार्य को बिना समय नष्ट किए किया करो।
वन हु यूजेस वंस टाइम प्रॉपरली बिकम्स हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। कोई व्यक्ति जो अपने समय का सही सही उपयोग करता है वही स्वस्थ भी रहता है, वही धनी भी बनता है, यानी वेल्दी होता है, और वही बुद्धिमान भी होता है। क्योंकि आप अगर सही समय का प्रयोग करेंगे तभी आप अपने जीवन में एक्सरसाइज कर पाएंगे, यानी हेल्दी रहेंगे। आप अपने काम को सही समय से करेंगे तभी आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी आप वेल्दी बनेंगे। वेल्दी मतलब धनी। एंड वाइज, चूँकि तभी आप लर्न कर पाएंगे, तभी आप सीख पाएंगे, अपने नॉलेज को गेन कर पाएंगे। अगर आप सही के समय का उपयोग करते हैं तो तभी आप वाइज बनेंगे। वंस योर टाइम इज़ लॉस्ट, यदि एक बार आपका समय चला गया, खो दिया, आपने समय खो दिया, ऐसा पत्र में लिखा जा रहा है कि अगर तुमने अपना समय एक बार खो दिया, इट कैन नेवर बी रीगेन्ड, तो वह दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। रीगेन, रीगेन का मतलब क्या होता है ना? रीगेन का मतलब होता है दोबारा पा लेना, दोबारा प्राप्त कर लेना। यूज एवरी सेकेंड ऑफ योर टाइम फॉर योर बेनिफिट। बेनिफिट मीन्स क्या होता है? लाभ। अपने लाभ के लिए तुम प्रत्येक सेकेंड, समय का प्रत्येक सेकेंड का उपयोग करो। इफ़ यू रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, अगर तुम समय की महत्व को पहचान लेते हो, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, इट विल मेक योर लाइफ कंफर्टेबल, तो यह तुम्हारे जीवन को सुखद बना देगा। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, सुखद मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपका लाइफ हो जाएगा अगर आप सही समय का सही उपयोग करते हैं। यू कैन फिनिश योर एवरी वर्क इन टाइम इफ़ यू वैल्यू द टाइम। अगर तुम समय का महत्व देते हो तो तुम अपने प्रत्येक कार्य को समय से पूरा कर पाओगे। फिर विद दिस होप, इस आशा के साथ, दैट यू वुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो माई एडवाइस, कि तुम समझोगे और मेरे सलाह का अनुसरण करोगे, सलाह को मानोगे, फॉलो। आई वुड स्टॉप राइटिंग दिस लेटर, मैं इस पत्र को लिखना समाप्त करूँगा, बंद करूँगा, विराम दूंगा इस पत्र को लिखना। और फिर नीचे हम लोग साइन कर देंगे योर एल्डर ब्रदर, ठीक है? जो भी आपका नाम है आप उस नाम को साइन करेंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम में अगर अगल बगल वाले को झांक कर देख लिए और उसका कोई और नाम है और वही नाम आपने भी लिख दिया, ऐसा नहीं। यहाँ अपना नाम आपको लिखना है अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो। चलिए, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल। एप्लीकेशन लिखना है, आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की पुस्तकालय में, लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें और उपलब्ध कराने के लिए आपको पत्र लिखना है, अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखना है, आवेदन देना है, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन लिखेंगे तो उसमें भी सबसे पहले जिस स्कूल के हेडमास्टर को लिखना है उसके लिए सबसे पहले टू लिखते हैं, और टू के ठीक नीचे जैसा आप देख रहे हैं द हेडमास्टर लिखते हैं या द प्रिंसिपल लिखते हैं। चूँकि यहाँ क्वेश्चन में हेडमास्टर था इसलिए मैंने हेडमास्टर लिख दिया है, ठीक है? उसके बाद उस स्कूल का नाम लिखेंगे जिस स्कूल का हेडमास्टर के पास आप लिख रहे हैं, यानी आप अपने ही स्कूल के हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ डेट देंगे और फिर डेट के नीचे सर लिखेंगे। उसके बाद लिखना शुरू करेंगे, आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ योर स्कूल। सर, मैं आपके विद्यालय के क्लास 10 का नियमित विद्यार्थी हूँ। आई अलॉन्ग विथ माई क्लासमेट्स, अलॉन्ग विथ माई क्लासमेट्स मतलब अपने सहपाठियों के साथ, फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ मेनी बुक्स, बहुत सारी किताबों की कमी के कारण समस्याओं का सामना करते हैं, ठीक है? टू अंडरस्टैंड बेटर मेनी चैप्टर्स ऑफ आवर सिलेबस, बहुत सारे चैप्टर्स जो हमारे सिलेबस के हैं उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए वी नीड मेनी रेफरेंस बुक्स, हम लोगों को बहुत सारी रेफरेंस यानी उस संदर्भ की, यानी जो चैप्टर है उसके संदर्भ की दूसरी पुस्तकों की आवश्यकता होती है। वी ऑल्सो वांट टू रीड साइंस मैगजीन, हम लोग विज्ञान की भी पत्रिकाएँ, मैगजीन मतलब क्या होता है? पत्रिका, साइंस मैगजीन, विज्ञान की पत्रिका भी पढ़ना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन आवर लाइब्रेरी, जो हमारी पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। वी स्टूडेंट्स आर ईगर टू रीड ग्रेट बुक्स बाय ग्रेट ऑथर्स विच आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, हम लोग इच्छुक हैं महान किताबों को जो कि महान रचनाकारों के द्वारा, महान लेखकों के द्वारा रचित हैं, वो भी हमारे स्कूल पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है। एंड ड्यू टू लैक ऑफ दिस बुक्स वी आर नॉट बीइंग एबल टू वाइडन आवर स्फेयर ऑफ नॉलेज, और इन किताबों की कमी के कारण हम लोग नहीं सक्षम हो पा रहे हैं, हम लोग योग्य नहीं हो पा रहे हैं क्या करने के लिए? तो जो वाइडन, वाइडन मतलब होता है विस्तार करना, फैलाना, बढ़ाना,
आवर स्फीयर ऑफ नॉलेज, यानी अपने ज्ञान का जो क्षेत्र है उसको नहीं बढ़ा पा रहे हैं। सो इसलिए आई हम्बली रिक्वेस्ट यू टू पे अटेंशन टुवार्ड्स आवर रिक्वेस्ट, हमारे आग्रह की तरफ आप ध्यान दें एंड मेक अवेलेबल एबव मेंशन बुक्स, उपरोक्त वर्णित किताबों को आप उपलब्ध करा दें हमारे स्कूल लाइब्रेरी में। फॉर दिस आई शैल बी थैंकफुल टू यू, इसके लिए हम आपका आभारी रहेंगे। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, जब भी आप प्रिंसिपल के पास लिख रहे हो तो ओबीडियंट शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। एक विद्यार्थी को अपने शिक्षक के प्रति आज्ञाकारी ही होना चाहिए। और फिर नीचे आप साइन कर देंगे। मैंने यहाँ संजना शर्मा एक काल्पनिक नाम मान करके साइन कर दिया है। आपके क्वेश्चन में राइटिंग सेक्शन में पैराग्राफ राइटिंग होता है जो अबाउट 60 वर्ड्स का होता है, यानी लगभग 60 शब्दों में आपको लिखना होता है। इस बार यहाँ आपका टॉपिक है द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ, यानी आपके जीवन का सबसे खुशहाल दिन। तो हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ, इसमें क्या लिखा है हमने? द हैप्पीएस्ट डे ऑफ वंस लाइफ इज दैट डे विच वन कैन नॉट फॉरगेट एवर। सबसे खुशहाल दिन किसी के जीवन का वह दिन होता है जिसे वह पूरा जीवन नहीं भूल सकता। दिस डे गिव्स अल्टीमेट जॉय एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस विच वन ऑलवेज वांट टू हैव। यह जो दिन होता है हैप्पीएस्ट डे जो होता है, एक ऐसा दिन होता है जो अनंत आनंद प्रदान करता है और एक खूबसूरत सा अनुभव प्रदान करता है, वंडरफुल एक्सपीरियंस प्रदान करता है, जिसे वन मतलब कोई व्यक्ति, ऑलवेज मीन्स हमेशा, वांट टू हैव मतलब अपने पास पाना चाहता है, रखना चाहता है। द हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ इज 17 सितंबर 2022। मेरे जीवन का सबसे खुशहाल दिन 17 सितंबर 2022 का है। दिस डे आई गॉट गोल्ड मेडल इन स्टेट लेवल क्विज कंपटीशन। इस दिन हमने पाया था क्विज कंपटीशन, यानी राज्य स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल पाया था। द कंपटीशन वाज हेल्ड इन रांची, कंपटीशन रांची में किया गया था। एंड द चीफ मिनिस्टर वाज प्रेजेंट टू अवार्ड द विनर, और वहाँ मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे विजेताओं को पुरस्कृत करने के लिए। आई वॉज अवार्डेड विद द मेडल बाय द सीएम, मुझे जो है सो मेडल दे करके अवार्ड दिया गया, यानी सम्मानित किया गया बाय द सीएम, यानी चीफ मिनिस्टर के द्वारा। इट वॉज ए प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी इन द न्यूज़ पेपर्स द नेक्स्ट डे, और मेरे लिए यह गर्व का क्षण था कि मैं अगले दिन न्यूज़पेपर्स यानी समाचार पत्रों में था। माई फोटोग्राफ वाइल टेकिंग मेडल्स वॉज पब्लिश्ड, अब मेरा फोटो मेडल लेते हुए अगले दिन अखबार में छपा था। माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वेर रेगुलरली कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, मेरे मित्र और मेरे संबंधी सभी हमें लगातार बधाइयाँ दे रहे थे। आई वॉज मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ, और मैं स्वयं पर बहुत गर्वित था। फॉर मेनी डेज आई वॉज सैंक इन द सी ऑफ जॉय, बहुत दिनों तक मैं आनंद के सागर में डूबा रहा था। दैट डे वुड ऑलवेज बी इन माई मेमोरी, वह दिन हमेशा मेरे याद में रहेगा। तो इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस बनाते हुए। अब हम लोग ग्रामर पे आते हैं, और ग्रामर पार्ट में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, विथ सुटेबल मॉडल वर्ब्स है, ठीक है, मॉडल्स है। और यहाँ है देखिए, माइट कुड में भरना है, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि कैसे कहाँ मैंने क्या भरा है। माई सिस्टर कुड डांस व्हेन शी वॉज 5, वॉज लग गया, सी वॉज 5, यानी जब वह 5 साल की थी, यानी जब भी पास्ट टेंस में यानी भूतकाल में, बीते हुए समय में अगर कोई कार्य करने की क्षमता का प्रदर्शन करना हो कि आप कर सकते थे, अभी आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यह आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन पहले आप कर सकते थे या कोई कर सकता था, तो वहाँ कुड का उपयोग होता है, COULD, जिसे कुड पढ़ते हैं। और जब आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, है ना, कोई शुभकामनाएं देते हैं, तो मे लगता है उसमें, मे गॉड ब्लेस यू, मे लगता है इसमें। एंड ठीक है, सो दैट के साथ हमेशा माइट लगता है। सो दैट मतलब होता है ताकि। अमन वर्कड हार्ड, अमन कड़ी मेहनत करता था। सो दैट मीन्स ताकि ही माइट पास। तो सो दैट जहाँ लग गया वहाँ तो आपको बिल्कुल सीधे आँख मूंद करके भी यह समझ लेना है कि माइट ही वहाँ लगने वाला है, MIGHT, माइट। सो दैट मतलब होता है ताकि। अब है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि आपका जो वाक्य का मेन जो अर्थ है, मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन सेंटेंस का जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मेशन है, वो चेंज हो जाना चाहिए। मतलब एक ही अर्थ वाली बात को
अलग अलग तरीक़ों से कहने को हम ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, रूपांतरण, लेकिन पूरा रूपांतरण नहीं, अर्थ का रूपांतरण नहीं, केवल रूप का रूपांतरण होता है इसमें। ठीक है, यानी वाक्य का जो बनावट है उसकी बदलाव होती है। तो पहला है कि अनीता इज़ टू लेजी टू राइट। इसका कह रहा है कि रिमूव टू, यानी टू हटा दो भैया, और अर्थ वही रह जाना चाहिए। टू लेजी का मतलब होता है बहुत अधिक आलसी, और टू के बाद देखिए यहाँ TOO है, उसके बाद टू लगता है TO। इसका मतलब है कि अनीता इतनी आलसी है कि वह लिख नहीं सकती। अनीता इज़ टू लेजी टू राइट। इस तरह के और भी कई सेंटेंसेस आप ले सकते हैं, जैसे ही इज़ टू ओल्ड टू वॉक, मतलब वह इतना बूढ़ा है कि वह नहीं चल सकता। ठीक है, ही इज़ टू वीक टू रन, वह इतना कमज़ोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो ऐसे वाक्य को जब टू को हमें रिमूव कर देना होता है, यानी हटा देना होता है, रिमूव मतलब होता है हटाना, तो हम लोग इसमें सो का प्रयोग करते हैं। अनीता इज सो लेजी दैट, सो दैट का यूज़ करते हैं हम। अनीता इज सो लेजी दैट सी कैन नॉट राइट, वह इतनी आलसी है कि वह नहीं लिख सकती। दूसरा है हु इज़ नॉट एफ्रेड ऑफ डेथ, है ना। ये सेंटेंस कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन मृत्यु से नहीं डरता है। इसका मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि सब लोग मृत्यु से डरता है भाई, है ना। तो इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। एक क्वेश्चन सेंटेंस था, असर्टिव मतलब कथनात्मक वाक्य, स्टेटमेंट सेंटेंस भी जिसको कहते हैं। तो एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ हो जाएगा, एवरीबॉडी इज अफ्रेड ऑफ डेथ। नेक्स्ट है राधा सेड टू मी प्लीज़ हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है ना। तो जब भी प्लीज़ लगा हुआ सेंटेंस हो हमारा, यानी रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, उसमें अगर प्लीज़ लगा हो या काइंडली लगा हो, ठीक है, तो ये समझ जाना है कि वो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है, आग्रह वाला सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंसेस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, उसको हम रिक्वेस्टेड बना देते हैं। राधा रिक्वेस्टेड, और टू हट जाता है, रिक्वेस्टेड के साथ टू आता नहीं है प्रीपोजिशन, तो हो जाएगा राधा रिक्वेस्टेड मी टू, और फिर उसके बाद टू लगाते हैं प्लीज़ और काइंडली हटा के, उसके बाद हेल्प और मी, चूँकि चेंज ऑफ पर्सन तो होगा ही, तो मी चेंज हो जाएगा, चूँकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी राधा के अनुसार चेंज होगा। तो राधा चूँकि एक लड़की का नाम है तो यहाँ हर हो जाएगा, हर टू, उसके बाद लिफ्ट द बॉक्स। चलिए, अगर आप नरेशन जानते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये भारी है, आसानी से कर सकते हैं। अब लिटरेचर यानी हमारी किताब की बात आ गई, जो हमारे दो किताब हैं उन दोनों किताबों से जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास पोएम का एक स्टैंजा दिया हुआ है, और ये पोएम है अमेंडा। ठीक है, तो पोएम में कहा जा रहा है आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो इस पोएम को आपने पढ़ा होगा अपने विद्यालय में, और ये अमेंडा पोएम का नाम है, पोएम का नाम है अमेंडा। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है किसी कविता या कहानी या कोई बड़ी रचना का एक छोटा सा अंश, छोटा सा हिस्सा। तो यहाँ केवल एक स्टैंजा दिया गया है, तो इसका नाम बताना है कि कौन से पोएम से यह लिया गया है। तो द नेम ऑफ द पोएम इज अमेंडा, आंसर हो जाएगा। हु हैज़ रिटन दिस लाइन्स, मतलब कवि का नाम पूछा जा रहा है। अगर कहानी रहता तो वहाँ राइटर, नरेटर, ऑथर का नाम पूछा जाता। तो इस अमेंडा पोएम के पोएट है रॉबिन कैलिन। तो रॉबिन कैलिन हैज़ रिटन दिस लाइन्स। व्हाट इज सी डूइंग, सी मतलब इस पोएम में जो अमेंडा है वो क्या कर रही है, तो वह अपने नग्न पैरों से, नग्न पैरों का कहने का मतलब है बिना जूते या चप्पल पहने हुए, जो सॉफ्ट डस्ट है यानी धूल है, मुलायम धूल है, उसमें पैरों को रगड़ कर कुछ डिज़ाइन बना रही, पैटर्न बना रही है वो। ठीक है, चुपचाप है वो, और वो ऐसे ही जैसे बच्चे नहीं अपने पैरों से करते रहते हैं वैसा वो कर रही है। सी इज़ मेकिंग पैटर्न इन सॉफ्ट डस्ट विथ हर बेयर फीट। आगे के क्वेश्चंस हैं, और आगे के क्वेश्चंस क्या हैं सो देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चंस है कि अटेम्प्ट एनी टू, कोई दो प्रश्न करना है। वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो लेटर टू गॉड स्टोरी का कि वह क्यों गुस्सा था।
तो लेंचो वाज एंग्री बिकॉज ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पीसोस। लेंचो ने 100 पीसोस गॉड से मांगा था भैया, लेकिन उसे केवल प्राप्त हुए थे 70 पीसोस। ही हैड आस्क्ड फॉर 100 पीसोस टू गॉड एंड ही थॉट दैट रेस्ट ऑफ द मनी वाज स्टॉलन बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द पोस्ट ऑफिस। और जब उसको 70 पीसोस मिले तो लेंचो ने यही सोचा कि बाकी के पैसे पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा चुरा लिए गए हैं, और यह सोचकर वह काफ़ी गुस्से में था, एंग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ वैंडा सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स। द 100 ड्रेसेस जो कहानी आपकी है उसमें वैंडा पेट्रॉन्स्की थी। तो वैंडा पेट्रॉन्स्की को दूसरी लड़कियां अलग मानती थीं, उसको अपने जैसा नहीं मानती थीं। क्वेश्चन वही पूछा जा रहा है कि क्यों मानती थी, कैसे मानती थी उसको। तो पहली बात तो ये थी कि वैंडा केम फ्रॉम बॉगिंस हेड्स। एक ऐसा मोहल्ला था बॉगिंस हेड्स जो वहाँ गरीब लोग रहते थे, बाहरी लोग रहते थे, यानी रिफ्यूजी लोग रहते थे, यानी जो दूसरे जगह से अपने घर द्वार छोड़ के रखे। जैसे हमारे यहाँ से मजदूर लोग जब बाहर कमाने जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे, रिफ्यूजी कहेंगे। तो वैंडा कैम फ्रॉम बॉगिंस हेड्स एंड हर फीट वेयर यूजुअली केक्स विथ ड्राई मड। और बॉगिन हेड्स जो था वो डेवलप्ड कॉलोनी नहीं था, डेवलप्ड पार्ट नहीं था, ठीक है। और इसलिए वहाँ कच्ची सड़कें थीं, और कच्ची सड़कें धूल धसरित जो सड़कें थीं उस सड़क से आती थी। तो वैंडा के जो पैर थे वो धूल से सने होते, सॉरी कीचड़ से सने होते थे। हर नेम वाज डिफरेंट। अच्छा, वैंडा पेट्रॉन्स्की जो नाम था वह भी अन्य लड़कियों के लिए अलग सा नाम था। एंड सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस। और एक ही ड्रेस, एक ही फ्रॉक जो था, ब्लू रंग की एक फ्रॉक थी जिसके रंग उड़ चुके थे, उसे वैंडा पहनती थी। और वो फ्रॉक भी बिल्कुल फिट नहीं होता था, यानी या तो छोटा पड़ जाता था या बड़ा था शायद वो। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, और इन्हीं कारणों से अन्य लड़कियां जो थी सी वाज सीन एज डिफरेंट बाय द अदर गर्ल्स, अलग मानी जाती थी दूसरी लड़कियों के द्वारा। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। वैली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो वैली जो मैडम राइट्स द बस स्टोरी है उसकी कैरेक्टर है वैली, ठीक है। वो उसका फेवरेट पास टाइम था स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। अपने घर की मुख्य दरवाजे पर वो खड़ी हो जाती थी एंड वॉच व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और देखते रहती थी कि बाहर की गली में, सड़क में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। आगे आपका है कि वाई डज द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, ठीक है। ए एनिमल्स पोएम जिसके पोएट हैं वॉल्ट विटमैन, वो मानव जीवन से यानी मानव के साथ से निकल करके जानवरों के साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि वो बताते हैं पोएम में ढेर सारे क्वालिटीज़ एनिमल्स का जो आदमी के पास नहीं है। जैसे द पोएट, यहाँ मैंने नाम भी लिख दिया, वॉल्ट विटमैन, फाइंड्स एनिमल्स मोर सेटिस्फाइड। जानवरों को ज़्यादा संतुष्ट मानते हैं, ज़्यादा पाते हैं कि जानवर ज़्यादा संतुष्ट रहता है, काम है मतलब शांत भी है, एंड अनकम्प्लेनिंग दैन ह्यूमन बींग्स। और वो शिकायत नहीं करते रहता है मानव के जैसा, यानी मानव की तुलना में वह अशिकायती है, शिकायत नहीं करने वाला प्राणी है। दे डोंट वाइन अबाउट देयर कंडीशन, वो अपने हालात को लेकर भी रोना नहीं रोते। दे नेवर वीप सेक्रेटली फॉर देयर सिन, और मानव की तरह जो एनिमल्स हैं वो पाप करके बाद में नहीं रोते हैं, बाद में नहीं पछताते हैं। एनिमल्स डोंट हैव मेनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, और उन्हें एक तरह से मनोरोग नहीं है चीज़ों को अपने पास संग्रह करने का, जमा करने का, जो मानव के पास है। मानव क्या करता है, चीज़ें उसके पास अपने उपयोग के लिए पर्याप्त भी होती हैं, तब भी वह चीज़ों को जमा करके रखने की बीमारी पाल रखा है, और इसीलिए वह परेशान है। और ये सारी चीज़ें पोएट को अच्छी नहीं लगती, और वह एनिमल्स को ज़्यादा अच्छा पाते हैं। इसलिए दैट्स वाई द पोएट वांट टू टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। वांट 2 बार लिखा चला गया है, आपको एक ही बार समझना है। इसके बाद है किसी एक क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है, और मैंने यहाँ दोनों क्वेश्चन का उत्तर मैंने भी नहीं दिया है, एक ही का दिया है। हाउ इज़ मिसेस पैम्फेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। जो आपकी कहानी है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। पहली कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो आपकी बुक है उसकी पहली कहानी है। तो पूछा जा रहा है कि जो उसमें मिसेस पैम्फेरी थी, ट्रिकी जो डॉग था उसकी मालकिन थी, ठीक है, मिस्ट्रेस थी, वो ट्रिकी की एलिमेंट मतलब बीमारी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेवार, कैसे वो जिम्मेवार थी। तो आंसर है मिसेस पैम्फेरी वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस होगा,
वहाँ भी गलती हुई। ट्रिकीज एलिमेंट के लिए वो जिम्मेवार थी बिकॉज, क्योंकि सी यूज टू फीड हर डॉग एक्सेसिवली, क्योंकि वह अपने कुत्ते को बहुत अधिक खिलाती थी। सी डजंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच मिस्टर हैरियट हैड गिवन हर रिगार्डिंग कटिंग हिज फूड एंड गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। मिस्टर हैरियट ने पहले ही, ठीक है, मिसेस पैम्फेरी से मुलाकात की है कुत्ते की बीमारी के संबंध में, और मिसेस पैम्फेरी को उन्होंने सलाह दिया था, मिस्टर हैरियट जो कि एक वेटरिनरी सर्जन हैं, पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने सलाह दिया था कि मैडम आपको कुत्ते को कम खिलाना है और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कराना है, व्यायाम कराना है। सी वॉज नॉट अ वाइज लेडी, लेकिन मिसेस पैम्फरी एक बुद्धिमान महिला नहीं थी एंड मिस अंडरस्टूड ट्रिकीज एलिमेंट, और ट्रिकी की बीमारी को वो गलत तरीके से समझती हैं। व्हेन हर डॉग वाज इल ड्यू टू एक्सेसिव फैट, उनका कुत्ता जब अत्यधिक चर्बी के कारण बीमार था, सी थॉट इट मेल न्यूट्रिशन, तो वो समझती है कि नहीं मेरे कुत्ते को क्या हो गया, मेल न्यूट्रिशन हो गया, यानी कुपोषण हो गया है, खाने की कमी के कारण ऐसा हो रहा है। एंड गेव हिम समथिंग एक्स्ट्रा लाइक हॉर्लिक्स, और उसे एक्स्ट्रा देने लगती हैं जैसे हॉर्लिक्स एंड कॉड लिवर ऑयल, गुर्दे का तेल देने लगती हैं, विच वॉर्सन द कंडीशन ऑफ ट्रिकी, जो ट्रिकी के हालत को और भी बदतर कर देता है, वॉर्सन कंडीशन कर देता है। तो इस तरह से हमने आपके सारे क्वेश्चंस को विथ आंसर एक्सप्लेन कर दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो विद दिस होप, थैंक यू very much to all of you for watching this video. Thank you.